वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे लॉर्ड वेल्लेसली की सहायक संधि के बारे में। और सहायक संधि की जो शर्तें थी वो आप जान चुके हो। सहायक संधि प्रणाली क्या थी वो आप समझ चुके हो मेरे पिछले लेक्चर में। और सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले सहायक संधि को हैदराबाद के निज़ाम ने स्वीकार किया था 1798 में। इसके बाद फिर मैसूर का जो शासक था हैदर अली टीपू सुल्तान के पश्चात जो शासक बना था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो टीपू सुल्तान को 1799 में पराजित कर दिया था। तो टीपू सुल्तान के बाद जो शासक बना था कृष्ण राव, उसने सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार कर लिया था। हालांकि टीपू सुल्तान उसके फेवर में नहीं था इस संधि पे हस्ताक्षर करने में, और इसी कारण जो है उसका और अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ था एक तरह से। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। और दूसरी बात, वो फ्रांसीसियों को काफ़ी सपोर्ट कर रहा था और फ्रांसीसियों की मदद भी ले रहा था अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने में। इसके बाद जो सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य था वो था अवध का राज्य। लॉर्ड वेल्लेसली ने 1801 में अवध के नवाब को सहायक संधि स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। तो अवध के नवाब ने अपने राज्य में एक अंग्रेजी सेना रख ली और अंग्रेज़ों को कुछ क्षेत्र भी दे दिए, जैसे गोरखपुर का जो क्षेत्र था या गंगा यमुना दोआब का कुछ इलाका था वो भी अंग्रेज़ों को उसने दे दिए। इसके बाद जो संधि हुई, सहायक संधि, वो 1802 में हुई। और वो हुई एक मराठा था जिसका नाम था पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ एक संधि हुई थी अंग्रेज़ों की, उसको कहा जाता है बसीन की संधि। ये हुई थी 1802 में। तो इस बसीन की संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों ने जो पेशवा बाजीराव द्वितीय था, पेशवा जो है एक तरह से जैसे शिवाजी के बाद संभाजी और फिर शाहू जी महाराज के बाद जो है ना मराठों में पेशवाशिप शुरू हो गई थी। पेशवाओं ने शासन कर लिया। वैसे पेशवा जो है प्राइम मिनिस्टर्स हुआ करते थे इन शासकों के, जैसे शिवाजी हैं, शाहू जी, संभाजी, लेकिन बाद में फिर ये शासक बन गए थे। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ भसीन की संधि हुई थी 1802 में। और इस संधि के अनुसार पेशवा ने सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार कर लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपने दरबार में 6000 अंग्रेजी सैनिक रखने स्वीकार कर लिए और साथ ही साथ उसने अंग्रेज़ों को ये आश्वासन दिया कि अंग्रेजी राज के जो दुश्मन हैं या अंग्रेज़ों के जो शत्रु हैं या अंग्रेजी राज से जो भगोड़े लोग हैं वो उनको शरण नहीं देगा। ठीक है। वास्तव में जो बसीन की संधि थी, इसने अंग्रेज़ों की दक्षिण में सर्वोच्चता स्थापित की थी, क्योंकि दक्षिण में इतने बहुत ज़्यादा नहीं जा पाए थे अंग्रेज़। लेकिन बसीन की संधि से जो है दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों ने सर्वोच्चता प्राप्त की थी। इसके बाद जो स्वीकार करने वाले राज्य थे वो थे मराठा राज्य। अब देखिए मराठे जो है भारत में ये 5 मराठे राज्य थे। ठीक है। एक तो थे पूना के पेशवा, एक तो ये मराठा राज्य था। ठीक है। पूना आप जानते हैं महाराष्ट्र में है। एक थे इंदौर के होलकर, होलकर, पेशवा, ये सब मराठों के नाम हैं। ठीक है। ग्वालियर के सिंधिया हुआ करते थे। ठीक है। और नागपुर के भोंसले हुआ करते थे। ठीक है। और इंदौर होलकर, नागपुर भोंसले, पेशवा पूना के थे और सिंधिया ग्वालियर के। तो ये 5 मराठा राज्य हुआ करते थे। इनमें से जो 2 मराठा राज्य थे यानी सिंधिया और होलकर, एक और था, एक मैं मिस कर गया, एक थे बड़ौदा के गायकवाड़। ठीक है। गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा यानी गुजरात में। ठीक है। ये 5 मराठा राज्य हुआ करते थे। इनमें से अब बाजीराव द्वितीय तो आप जानते हो पेशवा ने तो पहले ही स्वीकार कर ली थी बसीन की संधि।
इसके बाद जो बाकी 2 और थे, उनमें से सिंधिया थे ग्वालियर के और भोंसले थे। इन्होंने अलग-अलग ट्रीटीज़ की। पहले तो ये मराठे अंग्रेज़ों से पराजित हो गए युद्धों में। अंग्रेज़ मराठों के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें ये जो मराठे थे यानी सिंधिया, भोंसले ये पराजित हो गए थे। ठीक है? इसके पश्चात सिंधिया ने तो सुरजी, अर्जुन गाँव की संधि की अंग्रेज़ों के साथ और भोंसले जो मराठे थे इन्होंने देवगाँव की संधि की। ये दोनों संधियाँ जो है 1803 में हुई थी। तो इस संधि के अनुसार मराठा सरदारों ने सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार कर लिया और अंग्रेज़ों को इन्होंने फिर गंगा यमुना दोआब के कुछ क्षेत्र दे दिए। आगरा, दिल्ली और कटक, बालासोर के कुछ क्षेत्र उनको दे दिए। इसके अतिरिक्त जो कुछ अन्य राज्य थे जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था, इनमें बड़ौदा का राज्य था, वही मैं आपको बताया कि गेकवाड थे बड़ौदा के। ट्रावनकोर यानी केरल का जो राज्य था, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर की जो रियासत थी, इन्होंने भी सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार किया था। अब आप देख लीजिए कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार धीरे-धीरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यही विस्तारवादी नीति वेल्ज़ली अपनाना चाहता था भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार करने के लिए। मतलब इसने किसी न किसी तरह शासकों को मजबूर किया या विवश किया कि वो इस संधि की शर्तों को स्वीकार कर लें और इस माध्यम से जब ऐसे राज्य जब वो धन देने की स्थिति में नहीं होते थे तो उनसे फिर राज्य ले लिए जाते थे और वो जो राज्य होते थे वो वास्तव में अंग्रेजी राज्य का, अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है? तो अब हमने सहायक संधि में 3-4 बातें पढ़ी। एक तो ये क्या है, इसकी परिभाषा हमने पढ़ी है, किसने इसे लागू किया था, लॉर्ड वेल्ज़ली। हमने ये पढ़ लिया कि इसकी शर्तें क्या-क्या थी और हमने ये पढ़ लिया कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन-कौन से थे। ठीक है? अब जो लास्ट एस्पेक्ट हम इसका स्टडी करेंगे वो है सहायक संधि के लाभ और हानि यानी गुण और दोष। तो देखिए लाभ की अगर हम बात करें तो सहायक संधि का जो लाभ हुआ था वो निश्चित रूप से अंग्रेजों को हुआ था। अंग्रेजों का ये एक कूटनीतिक पग था, कूटनीतिक कदम था। तो लाभ क्या क्या हुआ? एक तो इस संधि से कंपनी के जो साधन थे उनमें वृद्धि हुई क्योंकि इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों से जो धन प्राप्त होता था और उनसे जो राजस्व मिला करता था उससे कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। ठीक है? और इस धन की सहायता से अंग्रेजों ने देशी राज्यों में ऐसे सैनिक भर्ती किए जो कि अंग्रेजों के इशारे पर ही चला करते थे। ठीक है ना? मतलब अंग्रेजी सेना तैयार हो गई मुफ्त में, ये समझ लीजिए आप। उसका कंट्रोल अंग्रेजों के पास था लेकिन उसका जो खर्चा था वो किसका था? वो सारा उस देशी राज्य के शासक का था। तो सबसे बड़ी बात ये कि सेना का जो खर्चा था वो देशी राज्यों को वहन करना पड़ता था या उनको सहन करना पड़ता था। तो इस प्रकार जो अंग्रेज थे वो सेना के खर्चे से मुक्त हो गए, चिंता मुक्त हो गए। एक तो ये लाभ हुआ अंग्रेजों को। दूसरा लाभ ये हुआ कि कंपनी का देशी राज्यों पर प्रत्यक्ष और बहुत कड़ा नियंत्रण स्थापित हो गया। ऑब्वियसली अब अंग्रेजों को ये भय नहीं रहा कि जो देशी राज्य हैं ये अपना गुट बनाकर और अंग्रेजों का विरोध करेंगे। देखिए धीरे धीरे अंग्रेजी राज भारत में फैल रहा था तो ये आशंका थी कि कहीं राज्य मिल ना जाए आपस में। हालांकि अंग्रेजों को विश्वास था कि भारतीय जो है कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी कोई आशंका बनी रहती थी। तो अब ये आशंका बिल्कुल नहीं रही क्योंकि अब अलग अलग राज्यों के साथ उन्होंने संधि करनी शुरू कर दी। संधि का मतलब कि ट्रीटी के टर्म्स को मानना पड़ता है। तो एक तरह से प्रत्यक्ष और कड़ा नियंत्रण
स्थापित हो गया अंग्रेज़ों का भारत पर। और आप ये देखिए कि इस व्यवस्था के कारण कंपनी का जो राज्य था, वो आंतरिक विद्रोहों और बाहरी आक्रमण से भी सुरक्षित हो गया। अंग्रेजों की शक्ति बढ़ जाने के कारण, सैन्य शक्ति बढ़ जाने के कारण बाहरी आक्रमण से उन्हें छुटकारा मिल गया और जो राज्यों में रखी हुई अंग्रेजी सेना थी, उसके भय से आंतरिक विद्रोह भी नहीं हुआ करते थे। एक ये भी फायदा हो गया। एक अन्य लाभ ये हुआ कि राज्यों के जो आपस में झगड़े हुआ करते थे, जो विवाद हुआ करते थे, वो अब कम हो गए। इसका कारण ये था कि अंग्रेजों ने इन मामलों को निपटाने का जो कार्य था, संधि की एक शर्त आपको अगर ध्यान है कि अगर दो राज्यों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो उसको अंग्रेज निपटाएंगे, उसका फैसला अंग्रेज करेंगे। तो हमेशा से मतलब भारतीय शासक ये सोचते थे अगर हम लड़े तो हमें नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेज कुछ ऐसा निर्णय लेंगे कि वो उनके पक्ष में होगा, वो कुछ ना कुछ हड़पने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए देशी राज्यों में शांति व्यवस्था कायम हो गई और इस संधि के कारण ही अंग्रेज भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव कम करने में सफल हो सके। देखिए, संधि की एक शर्त आप याद रखिए, ये कहा गया था कि किसी भी यूरोपीय कंपनी के साथ कोई संबंध जो है स्थापित नहीं कर सकते। किसी भी अन्य यूरोपीय कंपनी के किसी व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रख सकते। ठीक है ना? तो ये जो शर्तें थीं, ये एक तरह से फ्रांसीसियों का प्रभाव कम करने के लिए थी और ऐसा ही हुआ कि फ्रांसीसियों का प्रभाव कम हो गया क्योंकि इस व्यवस्था के अनुसार देशी राज्यों में केवल अंग्रेजी सेना ही रखी जा सकती थी और केवल अंग्रेज कर्मचारी ही नियुक्त किए जा सकते थे। तो देखिए फ्रांसीसियों ने जो योजनाएं बना रखी थी अपनी, वो उन सब पर पानी फिर गया। इस व्यवस्था के कारण अंग्रेज बहुत शक्तिशाली हो गए थे भारत में। लेकिन किसी भी अन्य यूरोपीय कंपनी को ज्यादा ईर्ष्या नहीं हुई अंग्रेजों से। देखिए और भी यूरोपीय कंपनी थी, वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकती थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि अंग्रेजों ने ये प्रकट ही नहीं होने दिया कि वो करना क्या चाहते हैं। अप्रकट रूप में तो लग रहा था कि कुछ नहीं है, तो समझौता है, देशी राज्य तो फिर भी स्वतंत्र है, भाई शासक से सत्ता तो नहीं छीनी, बस संधि रख दी कि भाई अंग्रेजी सेना रहेगी, एक अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा, धन देना होगा भारतीयों को, लेकिन सत्ता नहीं छीनी। लेकिन वास्तव में अंदर क्या था, ये तो अंग्रेजों को ही पता था। तो अन्य जो यूरोपीय कंपनी आई हुई थी भारत में, वो अंदाजा भी नहीं लगा पाई कि अंदर अंदर क्या चल रहा है, कि अंग्रेज वास्तव में उन्होंने वो क्या कर क्या रहे हैं, उनकी क्या कूटनीतिक चाल है। उनको बिल्कुल संदेह भी नहीं हुआ कि ये कोई राजनीतिक चाल चल रही है भारत में। फिर सहायक संधि प्रणाली के कारण कंपनी का जो राज्य है वो युद्ध के भीषण परिणामों से मुक्त हो गया। अब तो ये तो डिसाइड हो गया कि अगर युद्ध होगा तो कंपनी के किसी क्षेत्र में नहीं होगा। कंपनी ने जो अपने क्षेत्र ले लिए थे भारतीयों से, इससे ये डिसाइड हो गया कि मतलब जो युद्ध होगा वो किसी भी ऐसे क्षेत्र में नहीं होगा जिस पर कंपनी का अधिकार है। वो ज्यादातर देशी राज्य की भूमि पर ही लड़ा जाना था। ठीक है। और अब संरक्षित राज्यों में अंग्रेजों का व्यापार जो था वो बिना रोक टोक के होने लगा। एक ये फायदा हो गया अंग्रेजों को। उन्होंने इन राज्यों के धन और साधनों का जी भरकर शोषण किया। तो इस प्रणाली से अंग्रेज व्यापार जो था वो काफी विकसित हो गया। ठीक है। बाकी इसके और लाभ और दोष फिर हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।